और पहले चैप्टर का जैसे कि क्लास जो हुआ है उस क्लास में कोई समस्या तो नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने बोली थी आप लोगों को याद करने, वो आप लोगों को याद तो करनी पड़ेंगी, तभी वो हो पाएगा, है ना। जैसे कैलकुलेशंस के लिए आप लोग टेबल जितना हो सके आप उतना याद करिए। कैलकुलेशन के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करना और ये सब प्रैक्टिस में रहेगा, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। प्लस स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, तो इस प्रकार से आप करते जाएंगे तो वो होते जाएगा। अभी कैसा दिख रहा है? बोर्ड ब्लर आ रहा है कि अभी भी, कि अभी क्लियर है? अभी बोर्ड क्लियर है या ब्लर आ रहा है अभी भी? ओके, तो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एचसीएफ और एलसीएम, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम देखा था। एचसीएफ और एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ एंड एलसीएम देखा था, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी थी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। जैसे अभी क्लियर दिख रहा है? अभी क्लियर दिख रहा है क्या? रिप्लाई करिए आप इसको। ओके, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे कि जैसा एक हमने टॉपिक देखा था कि लघुपत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जो होता है वह दो संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। ये हमने एक देखा था। और एक देखा था हमने क्वेश्चन एक टाइप का कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया था और उसका महत्तम समापवर्त दिया हुआ था, तो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो संख्याएं हमें निकालनी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, है ना। जैसे मान लो कि दो संख्याएं हैं जो 3:7 में हैं और उनका महत्तम समापवर्त अगर 4 है तो वो संख्याएं 12 और 7 के 28 हो जाएंगी। इस प्रकार से एक संख्या 12 हो जाएगी और एक संख्या 28 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा था। और हमने एक क्वेश्चन इस टाइप से देखे थे कि अगर कुछ जैसे घड़ी की सुइयां हो गई या सिग्नल हो गए, ट्रैफिक सिग्नल, जो 2 सेकंड बाद, कोई 4 सेकंड बाद, कोई 8 सेकंड बाद ब्लिंक करते हैं, तो एक साथ वापस से दोबारा से कब ब्लिंक करेंगे। या एक हमने देखा था रेस्ट ब्रेक वाला क्वेश्चन कि उसमें एक बंदा यहाँ पे से एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, वो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक लैप। एक बंदा है जो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड। तो दोनों एक साथ वापस पुनः जो प्रारंभिक स्थिति थी उस जगह पे एक साथ कब मिलेंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे जो कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के क्वेश्चंस पे आधारित था, है ना। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 17/18, 31/36, 43/45 और 59/60। इसमें हमें इसे जमा के लिखना है बढ़ते क्रम में। इसे बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में या असेंडिंग
ऑर्डर में इसे लिखना है, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में इसे हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो पहले से जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये चार अलग अलग भिन्न दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। इन फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के सीक्वेंस में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो देखिए कि सबसे पहले तो इनका ये जो डिनोमिनेटर है या हर है वो अलग अलग संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का आप एक काम करो, एक महत्तम समापन निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो 18, 36, 45 और 60 का लसा निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 2 9 18, 18 2 36, 45 30 2 60। फिर 2 से जाएगा तो 2 9 18, 45, ये हो गया 15। अब इसमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं जाएगी भाग, तो देखते हैं 3 से। तो ये दोनों 3 से भाग चल जाएगी, ये भी 3 से और ये भी 3 से। तो इसे 3 से भाग दे दीजिए। 3 3 9, 3 3 9, 15 3 45, 5 3 15। अब ये भी ये 3 से ये तीन संख्या चली जाएगी, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 के बच्चे 15 और ये 5, तो ये 5 से चली गई। तो इस प्रकार से इसका लघुगणक समापन आ गया कितना, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 2 3 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180। तो इसका लघुगणक समापन आ गया 180। ठीक है, तो अब ये जितनी भी संख्याएं हैं 17/18, 31/36, 43/45 और 59/60, इन सभी को मुझे इसका जो हर है उसे 180 बनाना है। उसके सारे जितने भी क्वेश्चन में ये जो दिए हुए इन सभी के हर को मुझे 180 बनाना है। तो 180 बनाने के लिए जिस भी संख्या से गुणा करना पड़ेगा तो उसके ऊपर और नीचे में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 18 है, तो 180 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो इसके ऊपर और नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 170/180। यहाँ पे 36 है, तो 36 है तो इसे मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 36 पंचे 180 हो जाएगा। तो मुझे नीचे वाले को ही देखना है, मुझे नीचे के हर संख्या को 180 बनाना है। और जब ऐसा बनाऊंगा तब उस समय उसका अंश कितना होगा वो हमें यहाँ पे लिखते जाना है। तो 155 आ जाएगा इसका। इसे बनाने के लिए 180 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 45 चौके 180 और ये हो जाएगा 172। और इसे 2 से नहीं सॉरी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 180 और ये हो जाएगा 177। ठीक है, अब देखिए कि नीचे तो सभी का बराबर है, 180 है सभी में, ऊपर जो है वही संख्याएं परिवर्तित है। यहाँ पे 170, 155, 172, 177। तो सबसे छोटी कौन सी है इनमें से, सबसे छोटी है ये वाली। तो ये पहले नंबर पे इसको नोट कर लो। सेकंड पे है ये 170, ये 172 और ये 177। तो इसका मूल संख्या क्या था, 17/18। फिर इससे बड़ा कौन सा है, सॉरी 17/18 नहीं, सबसे छोटा कौन सा है, 31/36 है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, 17/18 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 43/45। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 59/60। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका ये पता कर सकते हैं कि कौन सा संख्या इनमें से सबसे छोटा है और कौन सा संख्या सबसे बड़ा है। ठीक है, आया क्या आप लोगों के समझ में ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो इसी की बेस एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना।
थोड़ी देर में इस टाइप में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। तो एक आध और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि तीन संख्याएं जिनका अनुपात 1:2:3 है। तीन संख्याएं हैं तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2:3 है, वह उनका महत्तम समापवर्त जो है वो है 12, तो नंबर्स होंगे, तो उनका महत्तम समापवर्त 12 है। तो संख्याएं होंगी कौन कौन सी वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे तीन संख्याएं दी हुई 1:2:3 में और उनका महत्तम समापवर्त 12 है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जैसे हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, तो अगर उनका महत्तम समापवर्त जो 12 है तो उससे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2 और 3। तो जैसे इनका महत्तम समापवर्त 12 है तो 1 × 12, 2 × 12 और 3 × 12, तो ये हो जाएगा 12, 24 और 36। इस प्रकार से हम तीनों संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है, दो संख्याएं जिनका के अनुपात 3:4 है, वह उनका महत्तम समापवर्त वो 4 है। महत्तम समापवर्त जो है वो 4 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? If the ratio of two numbers is 3:4 and their SCF is 4, then find their LCM। तो सबसे पहले कि 3:4 दिया हुआ है, तो 3:4 दिया हुआ है और इसका जो महत्तम समापवर्त है वो भी 4 है। तो आप एक काम करो, इन दोनों संख्याओं को 4 से गुणा कर दो, तो ये 4 × 12 हो गया, ये 4 × 4 = 16। तो संख्याएं क्या होगी? 12 और 16, और उनका महत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो उनका मुझे लघुत्तम समापवर्त निकालना है ना। तो उनका मुझे लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? संख्याएं इक्वल टू संख्याओं का गुणन इक्वल टू महत्तम समापवर्त इनटू लघुत्तम समापवर्त। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी मेरी? 12 और 16। महत्तम समापवर्त है 4, तो उनका लघुत्तम समापवर्त मुझे निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त इक्वल टू हो जाएगा 12 × 16/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 16 × 3 = 48। तो इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 48, ठीक है। आया समझ में? तो देखो, इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये 3:4 था और इनका महत्तम समापवर्त जो था 4। तो देखो, सीधी बात ये है कि ये 3:4 वही चीजें बची ना, वही नंबर बचे जो
एक दूसरे से कट नहीं पाए, और कटा क्या, जो इनके बीच में कॉमन था ये 4, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 12 था और ये 16 था तो इनके बीच 4 जो था वो दोनों में कॉमन था, तो जो कॉमन फैक्टर था वो तो दोनों में उपस्थित है, इसलिए आप इसकी गणना एक ही बार करो, और ये दोनों जो है उन दोनों को एक एक बार गिनो, तो 4 के 12 और 12 चौके 48, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते थे, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कि पहले संख्याएं निकालते। अगर मुझे लघुपत्तन समापन इसका जानना था तो मैं इसे डायरेक्ट भी निकाल सकता था कि ये डायरेक्ट महत्तम समापन जो है वो एक दोनों के बीच उभयनिष्ठ फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। अगर ये कॉमन फैक्टर है, इनके बीच अलग अलग कौन सा है फैक्टर, 3 और 4, तो 3 चौके 12 और 12 चौके 48, तो इस प्रकार से ये इसका निकाला जा सकता है लघुपत्तन समापन। ठीक है, अब क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चंस आप नोट करते जाइए, जो भी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, फिर इसी के बेस पे बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे या बुकलेट भी जो मिलेगी उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो इनके बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर उन बुकलेट में कोई और स्पेशल अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो भी करवा देंगे, बट अभी इनको नोट करते जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 216 है, दो संख्याओं का योग 216 है, वह उनका HCF या मस जो है वो 27 है, 27 है, तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, तो संख्याएं क्या होगी। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। कि देखो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यहाँ पे संख्याओं के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल उनका महत्तम समापन दिया हुआ है, ना तो उनका अनुपात दिया है, कुछ भी चीजें नहीं दी हुई है। तो ये एक बाकी के हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे एक अलग क्वेश्चन भी है कि दो संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। तो मान लिया कि मेरी दो संख्याएं हैं जो कि a अनुपात b में है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग, तो a धन b का योग कितना दिया हुआ है, 216। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जिसमें 3:4 में कोई संख्याएं थी और उनका महापत्तन समापन जो था वो 4 था। कुछ देर पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो हमने क्या किया था कि इसे भी और इसे भी 4 से गुणा करके 12 और ये नंबर 16 हमने निकाल दिया था, है ना। तो ऐसा हमने निकाला था। तो अब यहाँ पे तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें दो नंबर दिए हुए हैं a और b, जिनका योग जो है 216 दिया हुआ है और इनका HCF जो है वो 27 दिया हुआ है। तो कायदे से मेरे अगर इसी चीज को मैं ऐसे ही लिखता हूं, सपोज मान लीजिए कि ये जो है 3 ना हो कि ये a होता और ये 4 ना हो कि दूसरी वाली संख्या b होती, तब मैं कैसे लिखता, तब मैं इसको कैसे लिखता, 4 गुणित a धन b गुणित 4 बराबर, जैसे इन दोनों का योग होता तो 16 और 12 28। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आता, तब कुछ ये इक्वेशन ऐसा बन के आता। तो देखिए यहाँ पे भी अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा a गुणित 27 प्लस b गुणित 27 बराबर 216। अब a प्लस b इक्वल टू 216 बटे 27। ठीक है, ये हो गया मेरा 216 बटे 27। ठीक, अब ये जो है 216
27 को आप काट लो तो देखो ये 3 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9 और 7 2 9, तो ये कटेगा तो 7 3 21 2 3 9 27, तो ये आ गया 9 8 72। तो a और b, a प्लस b का योग जो है वो 8 आना चाहिए। तो अब हम इन संख्याओं को चुनेंगे कैसे? हम इन दो संख्याओं को चुनेंगे कैसे कि इन दोनों ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी कि जिनका योग क्या आए, 8 आए। तो 8 तो बहुत सारी संख्याओं का योग आ सकता है ना, तो मेरे आंसर क्या हो सकता है जिसमें कि योग 8 आए? तो जैसे समझने वाली बात यह है कि जब मैं इसमें से महत्तम समापवर्त को निकाल देता हूं किसी संख्या में, महत्तम समापवर्त को, जैसे a/b into 4 और यहाँ भी 4 था, मतलब ये 3:4 में था, तो 3:4 जो है वो ऐसी संख्याओं का योग बना है, ऐसी संख्याओं का योग बना है जिसमें कुछ भी कटने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा कटने लायक नहीं होता। आया समझ में? इनके बीच ऐसा कुछ भी कटने के लायक नहीं होता, कॉमन कुछ भी नहीं होता, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मतलब समझ लो कि दोनों के बीच को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर ये को प्राइम है तो जैसे मैं क्या ले सकता हूं इसे, जैसे कि मैं इसे ले सकता हूं 3 और 5, है ना, मैं इसे ले सकता हूं 3 और 5, या मैं इसे ले सकता हूं 1 और 7, और कोई ऐसा पेयर ले सकता हूं क्या? जैसे दिमाग में आ रहा होगा एक सवाल की 2 6 के लिए ले सकते हैं। अगर हम 2 और 6 लेंगे तो ये दोनों आपस में कट के 1:3 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, उनके बीच कॉमन एक और संख्या 2 आ जाएगी, तब उनका महत्तम समापवर्त 27 न रह के 54 हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। और अगर 8 लेना है तो 8 लेना है तो 4:4 भी नहीं ले सकते, 4:4 लेंगे तो उसका महत्तम समापवर्त 27 न रह के कुछ और बदल जाएगा, इसलिए यह भी संभव नहीं है। तो इसलिए केवल और केवल दो चीजें संभव है, या तो 1:7 हो सकता है या तो 3:5 हो सकता है। तब संख्याएं जो होंगी ये संख्याएं एक्चुअल में किस स्वरूप में होंगी, ऐसे होंगी। तो अगर a का मान मैं 1 रख देता हूं तो संख्या मुझे मिल जाएगी 27, और b का मान अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 × 27, तो यह हो जाएगा 27 और 179। तो एक पेयर हो गया तो संख्याओं का 27 और 1 189, और दूसरा पेयर हो जाएगा जिसमें मैं 3:5 रखूंगा, तो 27/27 गुणित 3:5, तो यह हो जाएगा 27 × 81 और 135। तो ये दो संख्या हो जाएगी 81 और 135। तो इस प्रकार से दो अलग-अलग संख्याओं का यह ग्रुप बन सकता है, या तो संख्याएं 27 और 189 हो सकती है, या तो 81 और 135 हो सकती हैं। इस प्रकार से ये संख्याएं निकाली जाएंगी। आया समझ में? समझ में आया आप लोगों के? अच्छा, वहां से आगे समझ में नहीं आया। ओके, चलिए मैं मतलब है कि मैं फिर से एक बार समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ इस चीज को। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, मान लो 3:7 है, ठीक, मान लीजिए कि 3:7 है, ठीक, और
इनका महत्तम समापवर्त जो है वो है 4। ठीक, तो संख्याएं जो पहले रही होंगी हम इससे भी पहले बात करते हैं। तो 4 × 12 और 7 × 4 = 28। तो मान लीजिए कि मेरी दो संख्याएं थी 12 और 28। मैं आप लोगों को एकदम अभी मतलब फंडामेंटल एकदम समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि 12 और 28 मान लो कि कोई दो संख्याएं हैं 12 और 28। तो 12 और 28 का आप महत्तम समापवर्त निकालने के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए इन दोनों का। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ये हो गया। तो 12 का क्या आ गया 2 × 2 × 3 28। 28 का हो जाएगा 2 से 14, 2 से 7, 7 × 1 = 7। तो ये हो गया 28। 28 = हो गया 2 × 2 × 7। अब महत्तम समापवर्त निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों में कॉमन देखिए क्या है। तो कॉमन जो है वो क्या आ गया था महत्तम समापवर्त, मान लीजिए इसका क्या आता 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो महत्तम समापवर्त है जब मैं इन दोनों संख्याओं को जब मैं 12/28 ऐसे लिखूंगा तो ये जो महत्तम समापवर्त वाले जो नंबर थे ना, ये जो 4 है, ये 4 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों में कट जाएगी। 4 जो होगी ना वो इन दोनों में से भाग चली जाएगी। तो जैसे 4 × 12, 4 × 7 = 28। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो महत्तम समापवर्त वाली जो संख्या होती है वह ऊपर और नीचे दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएगी। तो जो बचेगा वो ऐसा नंबर बचेगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता, दोनों में कॉमन नहीं हो सकता। वही दो संख्याएं बचती हैं जब हम दो संख्याओं का अनुपात लेते हैं। तब जब हम किसी दो संख्याओं का अनुपात लेते हैं ना तो वो सारी संख्याएं जो एक दूसरे में कॉमन होती हैं वो सारी कट जाएंगी, वो सारी कट जाएंगी और जो बचेगा वो संख्या यूनिक होगी 3:7। ये एक दूसरे से नहीं कट सकती। और महत्तम समापवर्त वाली जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो दोनों में होती है। जो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो वो कैंसिल हो गई। तो बचा जो क्या बचा 3:7 बचा। ठीक, अगर ऐसा होता है तो ये केवल यूनिक दो चीजें बच जाती है 3:7 में। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैं मतलब मेरे समझाने का मतलब था कि जो रेशियो में दिया हुआ चीज है वो यूनिक चीज होती है। ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि उनका अनुपात A:B है। तो अगर उनका अनुपात A:B है, अगर उनका अनुपात A:B है तो ये तो फाइनल जो बचेगा काट पीट के वो है A:B। लेकिन इनके साथ कोई तो संख्या होगी ना जो 27 जो दोनों में कॉमन थी। हमने जो बात किया था कि जो दोनों में कॉमन होगी वो कट जाती है, लेकिन कटने से पहले तो ये दोनों होंगी ना। तो इन दोनों से इसके गुणनफल और इसके गुणनफल से जो नंबर्स बने होंगे वो एक्चुअल नंबर्स होंगे। तो इन दो संख्याओं का A × 27 और B × 27 वाली जो संख्या होगी उसका योग कितना होना चाहिए 216 होना चाहिए, है ना। तो 216 हो गया। तो इन दोनों में से क्या हम 27 को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ बच जाएगा A/B = 216। तो A/B = हो जाएगा 216/27। तो अब इसे 3 से भाग दो। तो 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, ये आसान है तो इसे काटने की जरूरत नहीं। फिर 3 से अगर आप 9 से काट सकते हैं तो आप डायरेक्ट 9 से काटिए। तो 9 × 8 = 72। तो A और B ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका योग क्या होगा 8 होगा। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप कह रहे हैं कि सर A:B है। देखो इन दोनों में ही इसमें भी 27 था और इसमें भी 27 था, उसके बाद ही संख्या बनेगी। ठीक है, तो उस संख्या से पहले की बात कि A और B जो है उसका योग कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। मतलब
कॉमन वाले पार्ट को छोड़ के यहाँ जो है उनका योग 8 आना चाहिए। तो और मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ जो दो चीजें होती है महापत्तन समापत्ति को छोड़ के उन दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं होता। तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं होता तो a और b का मान जो है वो 8 आना चाहिए। तो अगर मैं 3 लेता हूं और 5 लेता हूं तो इनका योग क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये संभव है। मैं कह रहा हूं कि a और b को मैं 1 और 7 ले लूं, ये भी संभव है। लेकिन जब मैं 2 और 6 लूंगा, 2 और 6 जब मैं लूंगा तो ये 2 और 6 2 6 नहीं रह जाएंगे, इनके बीच से एक और चीज कट के कॉमन निकल जाएगी 1/3 और ये कॉमन जो निकल जाएगा 2/2 दोनों में से निकल जाएगा और 27 तो पहले से दोनों में कॉमन था। तो इस प्रकार जो महत्तम समापत्ति है वो 27 न रह के 54 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। या एक और चीज कि 4/4 ले लूं तब भी 8 हो सकता है योग, लेकिन ये भी संभव नहीं। क्यों? जब भी मैं 4/4 लूंगा ना तो ये 27 चौके 104 जो है महत्तम समापत्ति बढ़ के 104 हो जाएगा, क्योंकि 4 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन नहीं होना चाहिए। a और b तो बाद में जो बचे वो ऐसी दो संख्याएं हो रही हैं जो कि यूनिक हैं अपने आप में, ये एक दूसरे से नहीं कट सकती, जबकि इन दो केसेस में वो एक दूसरे से कट जा रही हैं। तो इसलिए या तो 3:5 होगा या 1:7 होगा। तो वापस से जब मैं यहाँ आता हूं तो मेरा नंबर a गुणित 27, तो a गुणित 27 मतलब 3 गुणित 27 और दूसरा नंबर b मतलब 5 गुणित 27। या तो एक पेयर ये हो सकता है नंबर का, या तो हो सकता है 1 गुणित 27 और 7 गुणित 27, ये हो सकता है दूसरा पेयर। अब आया समझ में? पक्का? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी समझने में हम समय लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो सोचते हैं कि शुरू से ही तेज पकड़ के चलना है तो तेज के चक्कर में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप छोड़ दो कि तेज चलना है। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति जो है उनका गुणनफल दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में 24 और संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 2। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो उसमें योग दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मान लो कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर दिया हुआ है, और तो हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि एक संख्या a है और दूसरी जो है वो b है, तो a माइनस बी इक्वल टू लसअ गुणित मसअ। तो a माइनस बी जो है ये आ जाएगा कितना, दोनों का योग ही दिया हुआ है 24 जो है, हाँ 24 दिया हुआ है। तो ये हो गया
24। तो एक तो ये निकल के आ जाएगा अपना, है ना, ये अपना एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक, और एक चीज दिया हुआ है कि इनका अंतर जो है वो 2 है, इनका अंतर क्या है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इनका अंतर 2 दिया हुआ है तो हम इसे निकाल सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के इस तरीके से बनाया जा सकता है इसको। तो अगर हम इसे एक और तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लो कि 2 संख्याओं का अंतर 2 दिया हुआ है, तो मान लो कि एक संख्या है x, और तो इससे जो बड़ी होगी वो हो जाएगा x धन 2। तो बड़ी संख्या मान लिया x धन 2 है और छोटी संख्या मान लिया कि x है, तो इनका अंतर जो है वो दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इन 2 संख्याओं का ये हो गई मेरी, मान लो कि ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई मेरी दूसरी संख्या। तो कायदे से 2 संख्याओं का ये इस तरीके से ना लेके पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो गई, तो संख्याओं का गुणा जो है जो गुणनफल समापवर्त गुणित गुणनफल समापवर्त के बराबर होता है। और तो ये संख्याएं हैं, एक है x और दूसरा है x धन 2, और इनका जो दिया हुआ है योग गुणन वो दिया हुआ है 24। तो आप इसे इससे गुणा करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर और x धन 2 हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 2x ऋण 24 बराबर 0। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब इसे ये एक वर्ग समीकरण है। क्यों वर्ग समीकरण है? क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि इस समीकरण को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करिए, तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान ऋण 24 आ गया। तब इस x का मान निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है x इक्वल टू ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। तो b का मान है 2, तो यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए -2 धन ऋण 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित ऋण 24 बटा 2 गुणित 1। x इक्वल टू ऋण 2 धन ऋण 2 का वर्ग 4 और 24 चौके 96 बटा 2। तो x इक्वल टू ऋण 2 धन ऋण ये हो गया 100 बटा 2। तो x इक्वल टू ऋण 2 धन ऋण 100 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 10 बटे 2। तो अब एक बार धन चिन्ह लिख के बनाओ और एक बार ऋण चिन्ह लिख के बनाओ। जब धन लोगे तो x इक्वल टू ऋण 2 धन 10 बटा 2, तो ये 8 बटा 2 मतलब x का मान 4 आ जाएगा। और जब ऋण लोगे तो x इक्वल टू ऋण 2 ऋण 10 बटा 2, तो x का मान आ जाएगा ऋण 6, जो कि असंभव है। माइनस में तो हमको लेना नहीं है, तो इसलिए हम इसे प्लस में लेंगे। तो x का मान आ गया 4। तो अगर x का मान 4 आ गया तो हमने संख्याएं क्या ली थी, एक लिया था x और एक x धन 2। तो पहली ये जो पहली संख्या है x वो हो गई 4। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x धन 2 मतलब 4 धन 2 मतलब 6। तो संख्याएं हो गई 4 व 6। इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। आया समझ में?
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं हैं जो कि क्रमशः तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 में हैं, ठीक है। वह उनका लघुत्तम समापवर्त जो है वो है 2400। उनका अगर लघुत्तम समापवर्त 2400 है तो उसका महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि तीन संख्या है तो अनुपात में दिया हुआ है, तो फिर मैं वही बात कि अगर ये अनुपात में है तो इनका महत्तम समापवर्त तो वो संख्या होगी ना जो आपस में तीनों में कट जाए, क्योंकि वो कॉमन होगा तो वो उससे कट जाएगा। तो अगर ये मैं मान लेता हूं कि इनका महत्तम समापवर्त जो था वो x है, तो यह संख्या हो जाएगी 3x 4x और 5x। अब जैसे x को भूल जाओ या x को हम चलो ले भी लेते हैं, तो मान लो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे x का मान मैं 2 रख के बता रहा हूं आपको, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्त जब निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 6 को मैं 3 × 2 लिखता हूं, इसको 4 × 2 लिखता हूं और इसको 5 × 2 लिखता हूं। ये मैं ऐसा लिख के रखता हूं। अभी मैं इसका महत्तम समापवर्त निकाल रहा हूं 6 8 और 10 तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 2 4 8 2 5 10, फिर 2 से किया 2 2 4 2 5 10, फिर 2 से किया 2 एकम ये 5, फिर 3 से किया तो 3 एकम 3 और ये 5, फिर 5 से किया ये। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या आया, ये देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन संख्याएं ली क्या थी, 3 4 और 5। तो एक हो गया 3, ये दोनों मिला के 4 और ये 5। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या है, यह तीनों संख्याएं मतलब 3 4 और 5 और साथ में जो इसका महत्तम समापवर्त था वो संख्या। तो इस प्रकार से इसका इन तीन नंबर्स का अगर मैं 3x 4x और 5x ले रहा हूं तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा, 4 × 12 × 60 मतलब 60x, ठीक है। ये मेरा लघुत्तम समापवर्त हो गया 60x, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्त कितना 2400। तो इन दोनों लघुत्तम समापवर्त को आप बराबर कर दो तो 60x = 2400, तो x = 2400/60, तो ये आ गया 40। तो x का मान आ गया 40 और यही जो x है वो महत्तम समापवर्त था इन तीन संख्याओं का। ठीक है, आया समझ में? चलिए तब एक छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, है ना। मतलब कुछ आप लोगों से भी बनना चाहिए। दो संख्याएं हैं a और b जिनका प्रोडक्ट है 1320 और
जिसका कि महापत्तन समापवर्त जो है 6, तो लघुपत्तन समापवर्त क्या होगा, यह मुझे पता करना है, यह मुझे पता करना है। बन गया क्या? हाँ, देख के खाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ 50 और 250। एचसीएफ और एलसीएम 50 और 250 दिया हुआ है, ये है मासा और ये है लसा, ठीक है। और बोल रहा है कि पहला नंबर जो है पहला नंबर जिसे 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। पहली संख्या के बारे में सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, लेकिन है आसान, तो इसे निकाला जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है, ठीक है।
निकला क्या? आप में से अनिल बना क्या? अनिल जी, अनिल कुमार, और किसी से बन रहा है क्या? रेशु, ममता, गीता, गुड़िया, और कौन है? निखिल, रेशु, करुणा। किसी का सॉल्यूशन आया? नहीं आया है? तो देखिए दो चीजें तो अपने पास है, दो चीजें तो है अपने पास। रूल कहता है कि संख्या जो है उनका गुणनफल महापत्तन समापवर्त गुणित लघुपत्तन समापवर्त के बराबर होना चाहिए। तो ये मान लो कि ये मेरा पहला नंबर है, तो पहले नंबर के बारे में मुझे ठीक ठीक बताया नहीं गया है। तो पहला नंबर मान लीजिए कि a है, जिसे कि 2 से भाग देने पर ये क्या आता है? 50 आता है। तो भाई ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? 2 गुणित 50 मतलब 100 के बराबर होगी। तो पहली संख्या क्या हो गई मेरी? 100। दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, महापत्तन समापवर्त 50 दिया हुआ है, तो महापत्तन समापवर्त 200 250 दिया हुआ है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 गुणित 250 बटे 100। देखो इनको कैसे कैंसिल करते हैं? डायरेक्ट अब 0 से 0 कट कर दीजिए। ये 0 से 1 कट गया, ये 0 से 1 कट गया, 25 पंचे 125। तो b का मान कितना आ गया? 125 आ गया। आया समझ में? ठीक है। चलो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। को प्राइम नंबर्स पढ़ाया था, याद है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर एक्चुअली तो को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, जब बेसिक क्लास की शायद पहली या दूसरी क्लास थी, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि को प्राइम क्या होता है। याद है क्या? देखो नंबर्स के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। जैसे कि नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ये चारों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चारों के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसा नंबर जो कि खुद से भाग जाता हो, जैसे मान लो कि 6 है, तो इसका ये 3 संख्या, 4 संख्या, इन चारों से भाग जा सकता है। कौन कौन सी? 1, 6, 2 और 3। इन छयों से, ये चारों नंबर से यह जो संख्या 6 है वो भाग जा सकती है। तो ऐसी संख्या जो खुद को या 1 को छोड़ के भी दूसरे नंबर से भाग जा सकती है, उन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है? और जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 जो है वो केवल 1 से और 5 से भाग जा सकता है। तब उस केस में जिस
ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, या तो वो संख्या या तो एक, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट को कोई मुझे बता सकता है कि कंपोजिट को क्या कहते हैं? कंपोजिट को क्या कहते हैं? किसी को आइडिया है क्या? जैसे मैंने ये जो चीज समझाई है, इसे कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? और अगर नहीं भी तो चलो आप लोग समझ गए हो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। को प्राइम क्या होगा? जैसे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य जो संख्या है उसमें तो ऐसा होगा कि जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, जो केवल खुद से भाग जाता हो या 1 से भाग जाता हो। लेकिन को प्राइम क्या होता है? जैसे मान लो 18 है और 25 है, ना ही 18 प्राइम नंबर है ना ही 25 जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन जब मैं इन दोनों को लेता हूं तो 18 और 25 में ऐसा एक भी अंक नहीं है जो कि कॉमन है। एक भी ऐसा अंक नहीं है जो कि कॉमन है। जैसे मैं 18 को तोड़ता हूं तो 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, 25 का आ जाएगा 5 गुणे 5। तो इन दोनों के बीच में कॉमन जो फैक्टर है वो केवल अगर एक है और दोनों की संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है तो वो क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। तो वो क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। और ट्विन प्राइम क्या होता है? प्राइम तो होना चाहिए लेकिन ऐसा होना चाहिए जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से प्राइम होनी चाहिए। मतलब दो ऑड नंबर्स, मतलब विषम संख्याएं जो कि दो लगातार विषम संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने रिवीजन दे दिया। अब इस रिवीजन के बारे में मैं जो क्वेश्चन मुझे करना था वो मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे कि दो को प्राइम नंबर्स का गुणा, दो को प्राइम नंबर्स का गुणन, नंबर का गुणन जो है 117 है, 117 है। तो इनका एलसीएम या लघुपत्तन समापवर्त क्या होगा? तो इनका लघुपत्तन समापवर्त क्या होगा? तो देखो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये दो को प्राइम नंबर है 18 और 25। तो अगर ये 18 और 25 जो है, अगर ये दोनों को प्राइम है, आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो ना इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है, तो इसका एलसीएम तो यही दोनों नंबर आएंगे ना। इसका जो एलसीएम होगा यही दोनों नंबर होगा। क्यों? ये किसी और से भाग जाएगा नहीं जो इसमें है। ऐसा तो है नहीं कि 18 में कोई ऐसा नंबर है जो 25 में भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो 25 में है वो 18 में है, ऐसा है नहीं। तो दोनों की दोनों अभाज्य हैं। जैसे मैं एलसीएम लेने की बात करता हूं, एलसीएम लेने की बात करता हूं 2 और 3 का, तो भाई 2 में कोई ऐसा संख्या नहीं जो 3 में, और 3 में जो है उसका कोई संख्या इसमें नहीं है, तो ये 6 हो जाएगा। या मैं बोलता हूं 5 और 7 के बीच क्या ले सकते हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 35 ही आएगा। तो वैसे ही दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसका एलसीएम कितना आएगा? जितना कि वो दोनों संख्याएं हैं। तो वैसे ही अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है जिनका गुणन 117 है, तो उसका एलसीएम कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना कि उनका गुणनफल है, जितना कि उनका गुणनफल है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई दो नंबर जो कि को प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनका गुणनफल जितना दिया हुआ है उनका एलसीएम भी उतना ही होगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतने पे ही छोड़ते हैं। धीरे धीरे सब गायब होते जा रहे हैं। आप में से
जितनों ने भी अभी क्लास ज्वाइन किया है वो कृपया आप लोग जो जो ग्रुप में हो, जिस भी ग्रुप में हो, 3 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में अपने अपने नाम के साथ में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आज इतने तारीख को आप लोग प्रेजेंट थे, है ना? ठीक है जी, धन्यवाद। फिर कल आगे देखेंगे उसमें। ओके, वेलकम।